नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। ट्वेल्थ में हमारा 11वां चैप्टर विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चल रहा था और लास्ट वीडियो में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित प्रायोगिक प्रेक्षण देखे थे, जिसमें हमने हर्ट्ज का प्रेक्षण, लेनार्ड का प्रेक्षण और होलवक्स का प्रेक्षण लास्ट वीडियो में देख लिया था, समझ लिया था। आज उन्हीं प्रेक्षणों से प्राप्त परिणामों की व्याख्या यहां पर एक एक करके समझेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। उसके पश्चात प्रकाश विद्युत धारा पर आरोपित विभवांतर का क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता का क्या इफेक्ट पड़ता है और अंतिम बिंदु हम निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सब बिंदुओं की आज के इस वीडियो में हम एक एक करके व्याख्या करेंगे और इस वीडियो के अंत में चिरसम्मत तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असफल रहा, उसकी असफलता के कारण यहां पर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या। एक एक करके हम 4-5 बिंदुओं को अच्छे से यहां पर समझेंगे। पहले मैं आपके सामने प्रायोगिक व्यवस्था बना देता हूं, प्रायोगिक व्यवस्था आपके सामने रख देता हूं, उससे हम उनको बेटर तरीके से समझेंगे। देखिए क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए हम एक निर्वातित नलिका लेते हैं। इस तरीके की हमारे पास में एक निर्वातित नलिका है और इस निर्वातित नलिका के अंदर इस तरीके की 2 प्लेटें लगी हुई है। दोनों सिरों पर 2 प्लेटें यहां पर मौजूद हैं ऐसे, और इन दोनों प्लेटों को इस तरीके से एक वोल्टता स्रोत से जोड़ा जाएगा। वोल्टता स्रोत से जोड़ने से पहले ये दोनों प्लेटें दिग परिवर्तक से जुड़ी होगी। किससे जुड़ी होगी? दिग परिवर्तक, जो कि धारा की दिशा को बदलने वाला उपकरण होता है। सर्किट में से बहने वाली धारा का मापन करने के लिए यहां पर एक माइक्रो एमीटर जोड़ा जाएगा। विभवांतर का मापन करने के लिए यहां पर एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। वोल्टता के मान को कम या ज्यादा करने हेतु यहां पर एक धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। ये इस तरीके से एक धारा नियंत्रक यहां पर संयोजित है और अंत में यहां पर यह है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। एक बैटरी जुड़ी हुई है, एक कुंजी यहां पर लगी हुई है। एक बार इस सर्किट को आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये हमारे पास में एक निर्वातित नलिका है। ये क्या है? निर्वातित नलिका, कांच की नली है। निर्वातित कांच की नलिका। इस निर्वातित कांच की नलिका के एक सिरे पर इस तरीके से प्रकाश का आपतन करवाने हेतु इस तरीके का भाग लगा होगा। यहां पर यह जुड़ा होता है दिक् परिवर्तक। इस तरीके से ये क्या है? दिक् परिवर्तक है, जो कि धारा की दिशा को चेंज करने हेतु यहां पर जोड़ा गया है। ये माइक्रो एमीटर, ये वोल्ट मीटर है। बैटरी के सिरों को आप देखिए, ये इस तरीके से यहां जुड़ा होगा। यह है RH धारा नियंत्रक, ये कुंजी, ये प्लस माइनस एक सेल है। इसको मैं B से लिख देता हूं। देखिए
यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को देखिए यहां से होता हुआ इस तरीके से इस प्लेट से जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव वाले प्लेट को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव वाली प्लेट को हम बी से प्रदर्शित, बी की बजाय हम सी से यहां पर इस प्लेट को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इनको आप देख लीजिए कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब एनोड से जो प्लेट जुड़ी है उसको हमने नाम दिया है ए, और जो प्लेट कैथोड से इस तरीके से जुड़ी हुई है उसको नाम दिया है हमने सी। ये जो आप देख रहे हैं यहां से तार उठाकर यहां रख देंगे, ये वाला तार यहां रख देंगे, मतलब इसे सीधा भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये यहां से ऐसे करके आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दोनों तार टच नहीं है, ये तार ऐसे जा रहा है फिर ऐसे होकर ऐसे जा रहा है, यहां से करंट इस तरीके से ऐसे जा रहा है। क्लियर? तो यह है दिक् परिवर्तक। सर्किट में से बहने वाली अल्प धारा का भी मापन करने हेतु यहां पर एक माइक्रो एमीटर लगा हुआ है। यहां पर आरोपित विभवांतर का मापन करने हेतु एक समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है। धारा के मान को, वोल्टेज के मान को कम ज्यादा करने हेतु यहां पर एक विभव विभाजक या इसको हम कहते हैं धारा नियंत्रक यहां पर संयोजित है। इसकी सहायता से हम प्लेट ए और सी के बीच में आरोपित विभवांतर को कम ज्यादा करेंगे। ओके, क्लियर हो गया? चित्र समझ में आ गया? अब देखिए, ये तो है प्रायोगिक व्यवस्था, प्रायोगिक परिपथ। अब इसमें एक्सपेरिमेंट कैसे होता है? यहां से उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश का आपतन कराया जाता है। यहां से किसका आपतन होगा? उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश का आपतन होगा। इस तरीके से उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश को यहां पर आपतित करवाते हैं, ऐसे। ओके, अब ये जब प्रकाश प्लेट सी के ऊपर आपतित होता है तो इस प्लेट सी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और वो प्लेट ए तक पहुंचेंगे, जिसकी वजह से सर्किट में से बहने वाली धारा यहां पर हमारे को प्रेक्षित होगी। देखिए यहां पर ये है इलेक्ट्रॉन। एक बार चित्र को पुनः देख लीजिए कि जब हम प्लेट सी पर प्रकाश का आपतन नहीं करवाते हैं तो सर्किट में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लेट सी और ए के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, इसमें से आवेशों का प्रवाह नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही प्रकाश का आपतन करवा देंगे यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे जो कि प्लेट ए की ओर गति करेंगे, जिसके कारण से सर्किट में विद्युत का प्रवाह होगा। तो यह है प्रायोगिक व्यवस्था और यह कैसे काम करता है, यह क्लियर हो गया। अब यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं विभिन्न प्रायोगिक परिणाम। उसमें सबसे पहला जो प्रायोगिक परिणाम है वो हमारे पास में है प्रकाश की तीव्रता। यदि आप प्रकाश की तीव्रता चेंज हो तो प्रकाश विद्युत धारा किस तरीके से बदलती है। जब यहां पर प्रकाश का आपतन होता है तब यहां से बहने वाली धारा को हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो तीव्रता के साथ में प्रकाश विद्युत धारा में किस तरीके से बदलाव आता है, चलिए देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कुछ चीजें हमारे को यहां पर समझनी है। यहां पर हम आपतित करवा रहे हैं प्रकाश को। इसे आपतित करवा रहे हैं प्रकाश। यदि जब भी मैं बोलूंगा कि यहां पर हम प्रकाश का आपतन करवा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर फोटोन आपतित हो रहे हैं। इन चीजों को आप क्लियर कर लीजिए। फोटोन क्या है? ऊर्जा का कण है। ये क्या है? ऊर्जा का कण है। प्रकाश को कण के रूप में मानकर चले तब उस प्रकाश को हम फोटोन कह देते हैं। तो यहां पर प्रकाश आपतित हो रहा है, इट मींस फोटोन आपतित हो रहा है। जब फोटोन धातु के पृष्ठ के ऊपर आकर गिरेगा, मतलब प्रकाश है वो इस तरीके से ऊर्जा के कणों के रूप में आकर गिरेगा, तो ये एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ में संक्रिया करेगा, ऊर्जा देगा और यहां से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। यहां से इस इलेक्ट्रॉन को
धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित कर देगा। क्लियर? तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का कार्य फोटोन के द्वारा किया जाएगा। एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ में ही संक्रिया कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल सकता है। ओके, यहां तक क्लियर होगी। यदि मैं बात करूंगा कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें, देखो इन चीजों को, इन बिंदुओं को ही तो आपको समझना है। प्रकाश की तीव्रता का मतलब क्या है? प्रकाश की तीव्रता का मतलब है प्रकाश की मात्रा। प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी, इसका मतलब प्रकाश की आपने मात्रा बढ़ा दी। मात्रा बढ़ाने का मतलब है फोटोनों की संख्या। फोटोनों की संख्या, आपतित फोटोनों की संख्या आपने क्या कर दी है? इंक्रीज कर दी है। तीव्रता बढ़ेगी, इसका मतलब आपतित फोटोनों की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। ये चीजें आप समझ लीजिए। अब यहां पर हम कुछ चीजें और भी आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि जब आवृत्ति बढ़ाएं या आवृत्ति से क्या होता है। तो देखिए, किसी भी फोटोन की जो ऊर्जा होती है, जैसे मैं इसको क्लियर कर दूं, फोटोन की ऊर्जा, तो फोटोन की जो ऊर्जा होती है विद्यार्थियों, E बराबर होता है एच न्यू। E किसके इक्वल होता है? एच न्यू के इक्वल होता है। इसका मतलब जब आप आवृत्ति बढ़ाएंगे फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। देखिए, आवृत्ति बढ़ाने से फोटोनों की संख्या नहीं बढ़ती, फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है। फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है। अब यहां पर आप ध्यान दें, कुछ चीजें यहां पर क्लियर कर लें। यहां से प्रकाश का आपतन करवाएंगे, तो इस प्रकाश में फोटोन है, फोटोन की कुछ ऊर्जा है, वो अपनी कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च कर देगा। बाकी की जो हिस्से, बाकी की जो एनर्जी है वो बच गई है, वो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाएगी। जैसे मैं यहां पर इस पूरे वीडियो में आपतित फोटोन की ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर चलूंगा। आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी लेकर चलूंगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यह मानकर चलूंगा कि धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको खर्च हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। मतलब कार्यफलन का मान कितना हो गया? कार्यफलन का मान हो गया अपने पास में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 7 बच गई, 10 में से 3 तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम में आ गई। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन है, तो बाकी की पीछे कितनी एनर्जी रह गई? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गई। वो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है। तो देखो मैं क्या क्या लेकर चल रहा हूं। आपतित जो फोटोन है उसकी ऊर्जा में लेकर चल रहा हूं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन में खर्च हो रही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूरे वीडियो में हम यही रखेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है उसको गतिज ऊर्जा मिल रही है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला मैं फोटोन लेकर चल रहा हूं। जब हम इस पर प्लेट पर, धातु की प्लेट के ऊपर, प्लेट सी के ऊपर प्रकाश का आपतन करवाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तो खर्च हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। जो बाकी की बची हुई है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनको गति प्रदान करने में खर्च हो जाती है, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाती है। इसको आप समझकर चले। ये क्या है? फिक्स वैल्यू नहीं है, केवल मैं समझाने के लिए लेकर चलूंगा। जब मैं बात करूंगा कि आवृत्ति बढ़ गई, आवृत्ति बढ़ाने का मतलब है ये वाली ऊर्जा बढ़ जाएगी। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 11 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और कार्यफलन चेंज नहीं होता, कार्यफलन चेंज नहीं होता। ये धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि आवृत्ति पर या तीव्रता पर। समझ में आ गई बात? तो जैसे आपने आवृत्ति बढ़ाई तो ई का मान बढ़ेगा, फाई नोट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ई का मान बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। कौन बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ेगा। आ गई बात समझ में? यदि मैं कभी बात करूंगा कि भाई तीव्रता बढ़ा दी, तीव्रता बढ़ाने का मतलब है प्रकाश की मात्रा बढ़ा दी। प्रकाश की मात्रा का मतलब हो गया फोटोनों की संख्या बढ़ा दी। अब फोटोन यदि ज्यादा आपतित हो रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के साथ में अनुक्रिया करेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पर उत्सर्जित होंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो ज्यादा धारा भी प्रवाहित होगी। ये आप समझ लें, अच्छे से क्लियर कर लें। आगे बात समझ में? तो यहां से अपना जो पहला बिंदु है उसकी ओर लेकर चलता हूं मैं कि प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का क्या इफेक्ट पड़ता है।
हमारे पास में ऐसे प्लेट है। एक बार उसी निर्वातित नलिका में मौजूद प्लेट सी को मैं पुनः यहां पर आपके सामने बना रहा हूं। ये हमारे पास में है प्लेट सी। कौन सी प्लेट है? सी। इस प्लेट सी के ऊपर हम प्रकाश का आपतन करवा रहे हैं। किसका आपतन करवा रहे हैं? प्रकाश का आपतन करवा रहे हैं। ये हमारे पास में है प्रकाश। अब देखिए, प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं। प्रकाश की क्या बढ़ा रहे हैं? तीव्रता बढ़ा रहे हैं। तीव्रता बढ़ाने का मतलब, प्रकाश की तीव्रता अभी अभी मैंने समझाया, पुनः समझ लीजिए। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे, इट मीन्स आपतित फोटोनों की, प्रकाश की तीव्रता जब इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या हो गया? फोटोनों की संख्या इंक्रीज होगी। इनकी संख्या इंक्रीज होगी, फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, इसके मान में वृद्धि होगी। फोटोन, आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी। आपतित फोटोन बढ़ेंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत धारा भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देखो एक बार पुनः समझ लीजिए कि हम प्रकाश की तीव्रता को इंक्रीज करें, इट मीन्स जो प्रकाश की मात्रा है उसको बढ़ा रहे हैं, फोटोनों की संख्या को इंक्रीज कर रहे हैं। फोटोनों की संख्या जब ज्यादा होगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्यादा होगी। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा धारा बहेगी। आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यहां पर ज्यादा फोटोन आ रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सर्किट में से ज्यादा विद्युत का प्रवाह होगा। अब ज्यादा विद्युत का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती। ये जो महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने पुट कर देता हूं। प्रकाश विद्युत धारा का मान, प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हमने आपके सामने रखा है। अब इसको हम एक ग्राफ के जरिए भी आपको समझा देते हैं। देखिए एक तरफ मैं ले रहा हूं, ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की तरफ हम ले लेते हैं प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा। दूसरी तरफ हम लेकर चलेंगे प्रकाश की तीव्रता। आपतित प्रकाश की तीव्रता है तो प्रकाश की तीव्रता, तो देखिए हमने आपको क्लियर कर दिया है कि देखिए यहां से दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है, तो इस टाइप का हमें ग्राफ प्राप्त होने वाला है। ये ग्राफ आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास बिंदु है वो है प्रकाश विद्युत धारा पर आरोपित विभवांतर का क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि आप विभवांतर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, विभवांतर की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो क्या होगा। चलिए डायग्राम को, ये डायग्राम लेते हैं। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, देखिए ये वोल्टेज है, वोल्टेज पहले कर देता हूं मैं 0। वोल्टेज कितना कर देता हूं, 0 कर देते हैं। जब वोल्टेज 0 कर दें तो देखिए यहां पर क्या धारा फिर भी प्रवाहित होगी, प्रकाश का आपतन होगा। प्रकाश का आपतन होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो वो गति करेंगे। हमने प्रकाश की जो ऊर्जा है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गई, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा, इसकी कारण से इलेक्ट्रॉन उस गतिज ऊर्जा से यहां तक पहुंचेंगे, यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो यहां से विद्युत का प्रवाह होगा। तो जब यहां से आरोपित वोल्टता, इसको हम कहेंगे आरोपित विभव, आरोपित वोल्टता, आरोपित विभवांतर, एक ही बात है, इनको हमने 0 कर दिया तो भी यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेंगे, सर्किट में विद्युत का प्रवाह होगा। ठीक है, प्रकाश के आपतन से ही विद्युत का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। अब यदि यहां से हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएं, इधर से हम इधर ले आए इसको, तो इधर लाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो देखो इन चीजों को समझना, वोल्टेज बढ़ेगा तो यहां पर इस प्लेट के ऊपर ऋणावेश बढ़ेगा, इस प्लेट के ऊपर क्या बढ़ना है, ऋणावेश की वैल्यू धीरे धीरे इस तरीके से इंक्रीज होगी। इस प्लेट के ऊपर क्या बढ़ेगा, धनावेश बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऋणावेश से प्रतिकर्षित होगा, इस धनावेश से आकर्षित होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से गति करेंगे और तेजी से इस प्लेट के ऊपर पहुंचेंगे, तेजी से पहुंचेंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे यहां से जो इलेक्ट्रॉन है उनको देखिए, आरोपित विभवांतर बढ़ाने से इन आपतित प्रकाश की ऊर्जा पर, कार्यफलन पर, गतिज ऊर्जा पर, इन सब पर आपतित वाली तो कोई ये तो चेंज नहीं होनी, पर क्या चेंज हो जाएगा वो देखें आप। यहां पर एक और ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को मिलती है, वो है विद्युत ऊर्जा, जो कि इस डायरेक्शन में इनको गति करवा रही है। विद्युत ऊर्जा यहां पर मिल रही है और उस विद्युत, इनकी खुद की गतिज ऊर्जा है और विद्युत ऊर्जा पाकर ये इधर तेजी से गति करेंगे, तेजी से गति करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे, ज्यादा पहुंचेंगे तो धारा का मान बढ़ेगा। जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पहले धारा का मान इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां से तो प्रकाश वैसे ही आपतित हो रहा, प्रकाश की मात्रा तो फिक्स है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तभी तो वो गति करेंगे, वो तो उसी मात्रा में, उसी रफ्तार से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। तो एक बार धारा का मान प्रारंभ में वोल्टेज बढ़ाने पर बढ़ता है, फिर धारा का मान स्थिर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां से जब 1 सेकंड के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 20, तो बाद में भी यहां पर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो भी 20 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। एक बार क्या होगा, ये तेजी से पहुंचेंगे, पहले 20 इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल रहे थे, 20 इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो 20 की बजाय 21, 22, 23, 24 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पहुंचे, जिसकी वजह से धारा का मान इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन तो उसी रफ्तार से ही निकल रहे हैं, पर सेकंड 20 ही निकल रहे हैं, उनके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इस वजह से क्या होता है, यहां पर धारा का मान प्रारंभ में बढ़ता है, फिर धारा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। उस धारा को हम कहते हैं संतृप्त धारा। एक बार मैं इतना ग्राफ आपके सामने रख देता हूं, उसी पेज के ऊपर वापस लिए चलता हूं कि प्रकाश विद्युत धारा पर आरोपित विभवांतर का प्रभाव। तो देखिए, मैं एक तरफ ले रहा हूं प्रकाश विद्युत धारा और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं आरोपित विभवांतर। इधर तो हमने क्या ले ली है, प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा ले ली है। इधर हमने ले लिया है आरोपित विभवांतर, आरोपित विभवांतर जो हमने बैटरी जोड़ रखी है, सेल जोड़ रखा है, उससे यदि आप वोल्टेज को इंक्रीज करें तो देखिए ध्यान देंगे आप लोग, मैंने ये कहा कि वोल्टेज 0 रहता है तब भी कुछ धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से तब भी बाहर निकलेंगे, प्लेट सी से ए पर जाएंगे, जिसकी वजह से विद्युत का प्रवाह होगा। जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा का मान प्रारंभ में बढ़ेगा, प्रारंभ में धारा का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर आप विभवांतर बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होने की वजह से धारा का मान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। ये जो धारा हमें प्राप्त होती है इसको हम कहते हैं संतृप्त धारा। क्या कहेंगे, संतृप्त।
संतृप्त का मतलब है तृप्त होना पूरी तरह से, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, चाहे आप कितना भी वोल्टेज आरोपित क्यों ना कर दें। एक बार प्रारंभ में जरूर धारा का मान बढ़ता है। भाई इधर हमने क्या ली है, धारा ली है। प्रारंभ में धारा का मान देखो यहां से बढ़ता बढ़ता यहां तक गया। वोल्टेज बढ़ाने पर धारा की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन जैसे ही आप और अधिक विभवांतर लगाते हैं तो धारा के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसी वैल्यू आ जाती है उसके बाद में धारा की वैल्यू नहीं बढ़ती, उस वैल्यू को हम संतृप्त धारा कहते हैं। क्लियर? यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं वापस उसी डायग्राम की ओर लिए चलता हूं। देखिए क्या है, ये हमारा चित्र है। इसमें हम कर रहे हैं दिक् परिवर्तक की सहायता से धारा की दिशा चेंज कर रहे हैं। देखो दिक् परिवर्तक क्या है, दिक् परिवर्तक ये वाला पोर्शन है दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक की सहायता से हम क्या कर दें, यहां से इस वाले टर्मिनल को जोड़ देते हैं, यहां से इस वाले टर्मिनल को जोड़ देते हैं। ऐसा करने से हमारे पास में क्या हुआ, देखिए ध्यान देंगे आप लोग। ऐसा करने से यहां पर जो ऋणावेशित पार्ट जुड़ा हुआ था, देखिए ध्यान देंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरीके से ये पॉजिटिव वाला यहां से जुड़ गया। अब की बार पॉजिटिव आ गया इधर, और इधर क्या आ गया, इस प्लेट के ऊपर आ चुका है नेगेटिव। इस प्लेट के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। पहले से अपोजिट हो गया है। जो चार्ज पहले था, पहले इन प्लेटों के बीच में विभवांतर था, उसकी डायरेक्शन हमने परिवर्तित कर दी है, पहले से विपरीत कर दी है। अब क्या होगा, इन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को इस प्लेट पर उपस्थित धनावेश अट्रैक्ट करेंगे, इस प्लेट पर उपस्थित ऋणावेश इसको प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉनों पर, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। अब क्या होता है, इन प्लेटों के बीच में एक विद्युत ऊर्जा क्रिएट होती है। वो विद्युत ऊर्जा इनकी गति की विपरीत दिशा में इनको गति प्रदान करती है। वो जो विद्युत ऊर्जा है वो इन प्लेटों की विपरीत दिशा में, पहले मैंने आपको यह कहा कि जैसे ही विभवांतर लगाया तो इनकी गति हो गई, इनके अंदर इनके ये तेजी से पूछने लगे। तो जैसे ही विभवांतर लगाया तो पॉजिटिव वाला विभवांतर, जब अब तक मैंने जो बताया वो वाला विभवांतर, उसमें तो ये तेजी से गति करते हैं, धारा पहले बढ़ती है। ऐसा ग्राफ हमें मिला ना अभी, ये विभवांतर है, ये धारा है, तो हमें ऐसा ग्राफ मिला अभी, ऐसे ऐसे। तो यहां से धारा इंक्रीज हुई, धारा क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो धारा इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि ये तेजी से गति करते हैं, क्योंकि ये जो विभवांतर लगा था वो इस तरीके का लगा था कि इस गतिज ऊर्जा में वो और ऐड हो जाता है, थोड़ा सा उसमें और ऐड हो जाता है, इसकी वजह से ये तेजी से पहुंचते, धारा का मान बढ़ता है। अब आपने विभवांतर अपोजिट कर दिया, विभवांतर अपोजिट कर दिया मतलब इस डायरेक्शन में आप विभवांतर लगा रहे हैं, ऋणात्मक डायरेक्शन में विभवांतर को आरोपित करें। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर अब की बार इन इलेक्ट्रॉनों पर इस तरफ धक्का लग रहा है, और जैसे मान लीजिए आरोपित जो विभवांतर, उसकी वजह से इनकी जो ऊर्जा है इस डायरेक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो 7 तो इस डायरेक्शन में, 1 उस डायरेक्शन में, तो अब इनकी कितनी बच गई, 6। पहले की तुलना में कम होगी गतिज ऊर्जा, इस वजह से धीरे पहुंचेंगे, धारा का मान कम हो जाएगा। आपने यहां विपरीत दिशा में, इसको मैं कहूंगा ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक विभव का मान और बढ़ा दिया, तो और बढ़ा दिया तो इधर लगने वाली ऊर्जा हो गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 थी, 2 इधर, तो 5 रह गई। इतनी रह गई, 5 रह गई। तो पहले की तुलना में धारा का मान कम होता जाएगा, क्योंकि इनकी ऊर्जा कम हो रही है, धारा का मान कम होता जाएगा। जैसे जैसे इस डायरेक्शन वाली ऊर्जा बढ़ाते जाओगे, इस डायरेक्शन वाली ऊर्जा बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी, और जब इधर वाली ऊर्जा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, तो एक भी इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लेट से इस प्लेट पर नहीं पहुंचेगा, और उस स्थिति के अंदर धारा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ग्राफ ऐसे आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऋणात्मक दिशा में जब विभव लगाओगे
तो इनकी गतिज ऊर्जा के मान में कमी आ जाएगी। कमी आते 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 इनका जो विभव है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, विभव शून्य हो जाएगा। यह आपको क्लियर कर लेना है, समझ लेना है। तो एक ऐसी वोल्टेज होगी ऋणात्मक दिशा में जिसके ऊपर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उसको हम कहते हैं अंतक विभव या निरोधी विभव। एक बार ध्यान दें कि ऋणात्मक दिशा में जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया जाएगा तो इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कमी आती जाएगी, क्योंकि इनकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन आपने अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज लगा दिया, जिसकी वजह से इनके अंदर इधर की ओर एक बल लगता है। ये कम पहुंचेंगे, धारा कम होती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस पर धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए निरोधी विभव कहलाता है, अंतक विभव कहलाता है। आ गई बात समझ में? चलिए मैं यहां पर इस ग्राफ को कंप्लीट कर देता हूं। ये हमारे पास में इस तरीके से ऐसे ग्राफ प्राप्त होता है, ऐसे ग्राफ प्राप्त होगा। ऐसे इस तरीके का हमें ग्राफ प्राप्त होने वाला है। और जिस बिंदु के ऊपर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है उस ऋणात्मक विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव, निरोधी विभव, इसको हम V नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका देखिए दूसरा नाम है अंतक विभव। का दूसरा नाम क्या है, अंतक विभव, इसका दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम क्या है, अंतक विभव। तो अंतक विभव क्या है, अंतक विभव है ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा कितनी हो जाए, शून्य हो जाए, अंतक विभव या निरोधी विभव कहलाता है। तो डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर देता हूं कि ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक विभव का वह मान, विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा, कौन सी धारा, प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, का मान शून्य हो जाए, निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव कहलाता है। उस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, निरोधी विभव कहेंगे। क्लियर हो गया, समझ आ जाना चाहिए, ये डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो यहां पर एक और चीज समझनी है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव की वजह से जो ऊर्जा है वो दोनों बराबर होती है। वो दोनों क्या होती है, बराबर। इसी डायग्राम की ओर वापस लिए चलता हूं क्योंकि डायग्राम से हम इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। चित्र अपने पास में आ चुका है। यहां से ये वाली जो हमने पहले कुछ बिंदु पुट किए थे इनको एक बार मैं हटा लेता हूं। अब आप देखें, देखिए विद्यार्थियों, जैसे आपके पास में गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा हमारे पास में है K मैक्सिमम बराबर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से धारा बहना बंद हो गई निरोधी विभव पर। निरोधी विभव पर धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, धारा शून्य हो जाती है। धारा शून्य होने का मतलब हो गया इधर लगने वाली ऊर्जा भी कितनी हो गई, बराबर। तभी तो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन, भाई इधर ये गतिज ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉनों को इधर ला रही है, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को उधर ले जा रही है। जब दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे नहीं, धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो जब विद्युत ऊर्जा का मान भी कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया।
विद्युत ऊर्जा को हम U बराबर Q इंटू वी से लिखते हैं। ये जब दोनों बराबर हो जाती है, कब बराबर होगी? जब वोल्टेज क्या हो? V नॉट। वोल्टेज विद्युत ऊर्जा को Q इंटू वी से लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाली विद्युत ऊर्जा, इस कारण से इसको हम E इंटू वी नोट लिखेंगे। निरोधी विभव वाली स्थिति के अंदर इस ऊर्जा को E वी नोट से पुट करेंगे। तो देखिए उस स्थिति के अंदर निरोधी विभव पर अधिकतम गतिज ऊर्जा, जिसको हम 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर से पुट करते हैं, जो कि ईवी नॉट के बराबर होगी। किसके तुल्य होगी? ईवी नॉट के इक्वल होगी। इसको आप देखें, समझ लेवें कि गतिज ऊर्जा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इधर ले जा रही थी इलेक्ट्रॉनों को। ईवी नॉट ये विद्युत ऊर्जा अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रही थी, और निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती। प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, इसका मतलब इधर ले जाने वाली ऊर्जा, इधर ले जाने वाली ऊर्जा दोनों बराबर हो जाती है। तो दोनों को हमने बराबर पुट कर दिया। के मैक्सिमम जो कि 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर होता है, ईवी नॉट के बराबर होता है। देखो इनमें कौन कौन सी राशियां प्रयुक्त की है। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी मैक्सिमम है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेलोसिटी, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी नॉट है निरोधी विभव, अंतक विभव। ये वाला रिलेशन आगे चलकर जब हम प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे काम में आएगा। के मैक्सिमम है वो बराबर होता है 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर, और ये बराबर होता है ई वी नॉट के। ईवी नॉट के बराबर होता है। यह आपको समझ लेना है, क्लियर कर लेना है। ओके, अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु क्या है कि निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। देखो विद्यार्थियों, जैसे हमारे पास में ये प्लेट है, और इस प्लेट के ऊपर ये जो प्लेट सी है वही है, इसके ऊपर हम प्रकाश का आपतन करवा रहे हैं। ये किसका आपतन हो रहा है? प्रकाश का आपतन हो रहा है। इस तरीके से इसके ऊपर प्रकाश आपतित हो रहा है। तो तीव्रता बढ़ा देंगे, तीव्रता बढ़ा देंगे तो इसका मतलब फोटोनों की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। फोटोनों की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। फोटोनों की संख्या इंक्रीज होगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की क्या होने वाली है? संख्या बढ़ने वाली है। मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुने कि तीव्रता बढ़ा रहे हैं आप। क्या बढ़ा रहे हैं? देखिए निरोधी विभव पर तीव्रता का क्या इफेक्ट पड़ता है, यही हम देखने वाले हैं। तो तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटोनों, आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी। लेकिन क्या निरोधी विभव भी इससे प्रभावित होगा? तो उसका आंसर है नहीं। क्यों? कि आपके पास में के मैक्सिमम है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने अभी बताया 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जितनी है उतनी ही है। निरोधी विभव भी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गतिज ऊर्जा भी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि ये बढ़ जाती किसी ना किसी तरीके से, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती, तो निरोधी विभव भी बढ़ जाता। और ये भी 7 है तो निरोधी विभव भी 7 है। निरोधी विभव तो 7 ही है, ये चेंज नहीं हो रही कि भाई तीव्रता बढ़ाने से गतिज ऊर्जा के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। देखिए हमारे पास में जो ग्राफ था, उसी ग्राफ से मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझा देता हूं। ये हमने ले ली है एक्स एक्सिस, ये हमने ले ली है वाई एक्सिस, और इस तरफ हमने ली है प्रकाश विद्युत धारा। इस तरफ हमने क्या लिया है? प्रकाश विद्युत धारा। इधर हमने लिया है आरोपित विभवांतर। आरोपित विभवांतर हमने यहां पर लिया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब यहां पर आप ध्यान दें, हमारे पास में इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है जब हम
तीव्रता बढ़ा दें, देखो ध्यान देना, ये तीव्रता है I1, फिर तीव्रता है I2, फिर तीव्रता है I3। तो देखिए धारा की वैल्यू बढ़ गई है, यहां पर धारा का मान क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ये तो हमने पहले बिंदु में भी देख लिया, तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। लेकिन देखो निरोधी विभव जो -V0 है उसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये तीव्रताएं हैं, ये क्या है, तीव्रताएं हैं, प्रकाश की तीव्रता, ये धारा नहीं है। हालांकि धारा भी बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ाने पर धाराएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो तीव्रता बढ़ाने पर धारा बढ़ जाती है, लेकिन निरोधी विभव के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस बिंदु को भी आप दिमाग में रख ले। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा बिंदु है निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की आवर्ती का प्रभाव। निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की आवर्ती का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब चलिए, ये बहुत काम का टॉपिक है। हमारे पास में ये प्लेट है धातु की, इसके ऊपर हमने ये प्रकाश का आपतन करवाया इस तरीके से, ठीक है। ये क्या आपतित हो रहा है, प्रकाश। ये क्या है, धातु की प्लेट। ये क्या है, धातु की प्लेट हमारे पास में है, ठीक है। अब क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यहां से क्या उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अब आप यहां से आवर्ती को, इसकी जो ऊर्जा है E बराबर h न्यू, और वो हम लेकर चल रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन के रूप में खर्च हो गई, और नहीं, ये वाली हम लेकर चल रहे थे 10। ये वाली हम कितने लेकर चल रहे हैं, 10 लेकर चल रहे थे, 10। और तो इसकी थी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा, ये हम लेकर चल रहे थे। समझने के लिए है ये सब कुछ मान। जैसे ही यहां से आवर्ती बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो ये 10 की जगह 11, ये उतनी की उतनी, ये 7 की जगह क्या हो गई, 8। 11 में से 3 तो इसमें खर्च हो गई, 8 हो गई। यहां पर आपने आवर्ती और बढ़ा दी 12, तो इनकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 9। तो आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, निरोधी विभव का मान भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये हमने बताया कि मैक्सिमम बराबर क्या होता है, EV0। तो ये इंक्रीज हो गया है, तो V0 भी इंक्रीज हो जाएगा। के मैक्सिमम बराबर होता है EV0। तो गतिज ऊर्जा यहां पर इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आवर्ती बढ़ रही है। आवर्ती बढ़ेगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसके कारण से निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, जो अभी हम ग्राफ लेकर चल रहे थे, वही ग्राफ है आपको समझाने के लिए मैं यूज में ले रहा हूं। हमारे पास में इस तरीके का ग्राफ अभी हमारे को प्राप्त हुआ था। विद्युत धारा, यह प्रकाश विद्युत धारा, कौन सी धारा है, प्रकाश विद्युत धारा। इधर हम ले रहे हैं आरोपित विभवांतर, आरोपित विभवांतर हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसकी आवर्ती है ν1, तब निरोधी विभव है V01, V01। अब आप आवर्ती बढ़ा देंगे तो यहां पर निरोधी विभव पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आवर्ती आप और बढ़ा दीजिए, आवर्ती आप और बढ़ा देंगे तो -V03 ये इंक्रीज हो जाएगा। आवर्ती आपने ν1 से ν2 कर दी, फिर ν3 कर दी। यहां पर ν3 बड़ा है, ν2 उससे छोटा है, ν1 उससे छोटा है। या आप समझ लो भाई। देखो, आवर्ती जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो भाई यहां पर जैसे आवर्ती ν1 थी, ν1 से ν2 कर दी, तो यहां पर उस स्थिति के अंदर क्या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इस कारण से वो प्लेट C से A तक पहुंचेंगे तो धारा बहेगी। सीधी सी बात है, यहां पर भी उसी स्थिति के अंदर आवर्ती बढ़ाते ही धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर से निरोधी विभव प्राप्त करने के लिए ऋणात्मक विभव और बढ़ाना पड़ेगा, या वैसे इस फॉर्मूले से आपको मैंने क्लियर कर ही दिया है।
तो इसका यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि निरोधी विभव है वो आवर्ती पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे आवर्ती बढ़ेगी निरोधी विभव का मान भी इंक्रीज होता चला जाता है। एक और ग्राफ में आपको समझा देता हूं। क्या ग्राफ है, देखिए इस तरीके से हम ले रहे हैं, इधर मैं लेकर चल रहा हूं निरोधी विभव, निरोधी विभव, इधर हम लेकर चल रहे हैं आवर्ती, इधर हम क्या लेकर चल रहे हैं, आवर्ती लेकर चल रहे हैं। तो ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त होगा। तो जैसे जैसे आवर्ती बढ़ेगी, यह दहली आवर्ती, तो यहां पर इस तरीके से मान इसका बढ़ता चला जाएगा। आवर्ती को बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। हम ये जानते हैं कि दहली आवर्ती अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है। तो उनके लिए जो ग्राफ है वो इस तरीके के हमें प्राप्त होने वाले हैं। निरोधी विभव इस तरफ है, इस तरफ हमारे पास में आवर्ती है, यह है धातु ए, धातु ए, यह है धातु बी, और इसके लिए न्यू नॉट ए, न्यू नॉट बी, ऐसे ग्राफ हमें प्राप्त होंगे। अलग अलग धातुओं के लिए ग्राफ अलग अलग आएंगे क्योंकि उनकी दहली आवर्ती अलग अलग होती है, कार्यफलन अलग अलग होता है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। ये हमारे पास में 4 रिजल्ट्स थे, एक एक करके हमने उनको समझाया। अब देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम को मैं संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूं। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो बिंदु है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती पर ही होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कब होगा, दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती पर होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो आवर्ती है वो दहली आवर्ती से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ये तो पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान, ये हमने देख लिया, प्रकाश विद्युत धारा का जो मान है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। प्रकाश विद्युत धारा का मान किसके समानुपाती होता है, प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तीसरा बिंदु क्या है कि आरोपित विभवांतर बढ़ाने पर प्रारंभ में धारा बढ़ती है और फिर धारा का मान स्थिर हो जाता है। उस धारा को हम संतृप्त धारा कहते हैं। धारा को क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। ऋणात्मक दिशा में विभव बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है, प्रकाश विद्युत धारा हो जाती है शून्य। प्रकाश विद्युत धारा निरोधी विभव पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो उस विभव को हम निरोधी विभव या अंतक विभव कहते हैं। ठीक है, अगला जो बिंदु है वो क्या है कि निरोधी विभव का मान है, इसका मान, निरोधी विभव का मान, निरोधी विभव का मान है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो निरोधी विभव का मान किस पर डिपेंड करता है, निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवर्ती के, आपतित प्रकाश की आवर्ती के समानुपाती होता है। यह हमने देख लिया। एक और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ये आपके पास में धातु है,
ये आपके पास में क्या है, धातु है, पुनः बना लेते हैं। ये धातु का पृष्ठ है, इसके ऊपर ये प्रकाश का आपतन हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो गया, ये प्रकाश का आपतन हो गया। तो प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय नहीं लगता, जैसे ही प्रकाश का आपतन होगा तुरंत ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा, इसमें कोई समय पश्चाता नहीं होती। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में ऐसा नहीं है कि बहुत सारा समय लगता है, जैसे ही प्रकाश आपतित होगा बहुत कम समय, 10 की घात -8 सेकंड, 10 की घात -9 सेकंड जितने अल्प समय के अंदर ही इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाएंगे। क्लियर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य संक्षिप्त में हमने बता दिए। अब देखिए, ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसको लेनार्ड और होलवॉक्स के एक्सपेरिमेंट के जरिए कुछ तथ्य यहां पर निकले, इनको आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से बेहतर तरीके से समझाया गया है, लेकिन एक सिद्धांत इनको समझाने में असफल हो गया, तरंग सिद्धांत। तो प्रकाश की प्रकृति है उसको तरंग के रूप में ही माना गया था, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के बाद में ये क्लियर हो गया था कि जो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत है वो इस घटना को अच्छे से नहीं समझा पाया। क्यों नहीं समझा पाया, उसके कुछ कारण यहां पर हम देख लेते हैं। देखो, पहला कारण, कारण नंबर 1, तरंग सिद्धांत क्या कहता है उसको आप ध्यान दें। तरंग सिद्धांत यह कहता है कि आप तीव्रता बढ़ाएं। क्या बढ़ाएंगे? तीव्रता जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी, भाई तीव्रता का मतलब हो गया प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की मात्रा जैसे जैसे इंक्रीज होगी धातु के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा को पाकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि एक निश्चित तीव्रता से अधिक तीव्रता पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। यह कौन कह रहा है? तरंग सिद्धांत। जबकि हकीकत यह है कि दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति है तो ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अन्यथा यदि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर आप कितनी भी प्रकाश की तीव्रता क्यों ना बढ़ा दें, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। तो ये क्या कह रहा है? तीव्रता बढ़ाने पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। जबकि हकीकत यह है कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे आप तीव्रता कितने भी क्यों ना बढ़ा दें। ठीक है, ये मैंने ज्यादा डिटेल से यहां पर थ्योरेटिकल नहीं लिखा है। विद्यार्थी, यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी चाहिए या इस टॉपिक की चाहिए, पूरे सिलेबस की चाहिए, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, इन पर आप व्हाट्सएप करके भी हैंड रिटन नोट्स और वीडियोस का कोर्स आप आराम से बहुत ही कम प्राइस में प्राप्त कर सकते हैं। आपके जितने भी टॉपिक है उनको आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए, दूसरी असफलता का क्या कारण रहा है, क्यों तरंग सिद्धांत असफल हो गया? तो उसके पीछे देखिए रीजन, महत्वपूर्ण जो रीजन है वो आप समझ ले। इन्होंने ये कहा कि जैसे ही आप तीव्रता बढ़ाएंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तीव्रता बढ़ाओगे, किसको बढ़ाओगे? तीव्रता, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जबकि हकीकत यह है कि आवृत्ति बढ़ाओगे ना तो बढ़ेगी। ये जो बात तरंग सिद्धांत ने कही गलत कही। हकीकत क्या है? आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। मैंने आपको कहा कि भाई ये तो है E बराबर एच न्यू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई नोट बराबर है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और K मैक्सिमम आ गया, सॉरी K फिर से मैंने 7 लिख दिया, ये अपन को कितना लिखना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना है, ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप यदि आवृत्ति बढ़ाओगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना? तो आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती, न कि तीव्रता के मान को इंक्रीज करने पर। अब देखें एक और महत्वपूर्ण तथ्य, इन्होंने ये कहा
कि जैसे ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर ये ऐसे प्रकाश का आपतन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इससे ऊर्जा ग्रहण करेगा। भाई ये ऐसे वाइब्रेट होगा, धीरे धीरे ऊर्जा ग्रहण करता है, वाइब्रेट होता है, और एक स्थिति ऐसे आ जाती है कि इसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, तो ये इस पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। ये कहता है तरंग सिद्धांत कि भाई एनर्जी है, पहले आराम से ग्रहण करेगा, फिर वो इतनी एनर्जी ग्रहण कर लेगा कि इस पृष्ठ से बाहर निकल जाए। हकीकत यह है कि प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चिता नहीं होती, बशर्ते इसकी ऊर्जा, इसकी दहली ऊर्जा या कार्यफलन से ज्यादा होनी चाहिए। दहली ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा वाला फोटोन आपतित हो रहा तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ही उत्सर्जित हो जाएंगे, उसमें कोई समय नहीं लगता, 10⁻⁹ सेकंड में उत्सर्जित हो जाता है। जबकि तरंग सिद्धांत कह रहा है इसमें समय लगेगा, आराम से निकलेगा। तो इस वजह से चिरसम्मत तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असफल रहा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने लेनार्ड और हॉलवर्क्स का जो प्रायोगिक परिणाम थे उनको हमने एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास किया। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियो है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।